नमस्कार। देश के आम बजट पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश 22 का बही खाता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्थिति पैटर्न। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर इन 5 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि देश का बजट लोक लुभावन होगा। मोदी सरकार अपने बजट में हर वर्ग को साध कर बीजेपी को चुनावी राज्यों में फायदा दिलाने की कोशिश करेगी। वहीं अब जब बजट पेश हो चुका है तो इसमें चुनावी झलक साफ दिख रही है। दरअसल बजट में किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही 60 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का वादा भी हुआ है। इसके पहले कई योजनाओं को शुरू करने के साथ ही कुछ क्षेत्रों में सुधार को लेकर भी सरकार ने बड़े बजट का प्रावधान किया है। ऐलान इस बात का भी हुआ है कि 44,605 करोड़ रुपए की केंद्र बेतवा योजना को चलाया जाएगा। वहीं टैक्स को लेकर भी कुछ ऐलान हुए हैं। हालांकि इसमें नौकरी पेशा के हाथ कुछ नहीं लगा। दरअसल नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में इजाफा होगा, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, आईटीआर में गड़बड़ी होने पर उसमें सुधार करने को लेकर काफी वक्त दे दिया गया है। तो वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर मोदी सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल अब घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा, जबकि इसमें कमाई पर 30% टैक्स तय किया गया है। इसके अलावा परिवहन सुविधा में सुधार और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। खैर, मोदी सरकार का 10वां बजट है। कितना खास, किसे मिली कितनी राहत और कहां छाई मायूसी, इसके हर एक पहलू को समझने के लिए शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश 22 का बही खाता। तो देश का आम बजट ऐसे समय में आया जब देश महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा आम जनता से लेकर सभी लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई, कृषि क्षेत्र और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत, सीमा पर बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस पर ध्यान, टैक्स नियमों और डिडक्शन को लेकर बदलाव समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर तमाम तरह के अब तक कयास लगाए जा रहे हैं। खैर, अब जब बजट पेश हो चुका है तो ये जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, ये बात सबसे अहम है। जो बजट आया है उसके मुताबिक सरकार अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 39,44,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये अभी अनुमान है, जो घट या बढ़ भी सकता है। सरकार ने बजट में ये भी बताया है कि वो कहां से पैसा कमाएगी और कहां खर्च करेगी। बहरहाल 22 के बही खाते के हर एक पहलू को बारीकी से समझने के लिए चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट के जरिए बजट से जुड़ी कुछ खास बात। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी घमासान के बीच देश का आम बजट पेश। कृषि समेत कई क्षेत्रों में बड़े ऐलान, 60 लाख नौकरियां देने का भी वादा। बड़ा सवाल, किसे मिली कितनी राहत, कहां छाई मायूसी। कोरोना कहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार का 10वां और अपना चौथा बजट पेश किया। 2021 की ही तरह 22 का बजट भी पेपरलेस रहा। वित्त मंत्री सीतारमण के मुताबिक केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। साल 2022-23 का जो बजट पेश हुआ है उसे कोई बेहतर तो कोई निराशाजनक, तो वहीं कोई आंकड़ों की बाजीगरी भी बता रहा है। वैसे ऊपरी तौर पर देखें तो 5 राज्यों में चुनाव के बीच मोदी सरकार ने हर वर्ग, खासकर किसानों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। बजट एक ठीक है, निचला, सबसे निचला, उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं है बात। मैं ऐसा मान सकता हूं कि बजट संतुलित है। ये जो बजट में इस बार के लिए आया है 2022 के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये जो बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, बट जो हुआ है वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बाकी तो बहुत अच्छा काम करा मोदी सरकार ने। आम जनता जो गरीब है उसके लिए ये कोई फायदेमंद नहीं है। किसानों के लिए जो बड़े ऐलान हुए हैं उसमें सबसे अहम है एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित होगा। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम होगा। ऑर्गेनिक खेती पर फोकस रहेगा।
सिंचाई और पेयजल सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस रहेगा और पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू होगी। वहीं अगर टैक्स से जुड़े ऐलानों को देखें तो इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, अब ITR में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे। वहीं दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट दी गई है। NPS में योगदान 14% तक हो सकेगा। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट दी गई है। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा, जबकि तराशे और पॉलिश किए गए हीरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिवहन सुविधा में सुधार के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार होगा। इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 नए रोपवे का निर्माण होगा। अगले 3 सालों में 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित होंगे। इन तमाम ऐलानों के साथ ही मोदी सरकार ने 2022-23 के बजट में बम्पर नौकरियां देने की भी बात कही है। ऐलान हुआ है कि 60 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। नागरिक सुविधा को बढ़ाने के लिए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। डाकघरों में ATM की सुविधा होगी। इसके अलावा और भी कई ऐसे बड़े ऐलान हुए हैं जो ऊपरी तौर पर लोगों को खुश करने वाले हैं। आपको बता दें कि PM ई-विद्या प्रोग्राम के तहत 1 क्लास 1 TV चैनल का विस्तार भी होगा। इसके तहत 12 से 200 TV चैनलों तक का विस्तार किया जाएगा। सभी राज्यों में 1 से 12 साल तक के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 2014 से मोदी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। कोरोना से जूझने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। वहीं आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। बहरहाल मोदी सरकार का 10वां बजट पेश होने के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि 22 के बही खाते में जो कुछ भी है, क्या उससे देश का विकास तेज गति से होगा या रफ्तार जस की तस रहेगी। वही देखना यह भी अहम होगा कि चुनावी राज्यों में मोदी सरकार का ये बजट बीजेपी को कितना फायदा दिला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देश अभी कोरोना की मार से जूझ रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना को तोहफा देते हुए स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा करने का ऐलान किया है। इसे अब 94,000 से बढ़ाकर 2,48,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगले 6 सालों में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खैर, बजट से जुड़े अब हर एक पहलू पर विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी हैं। चिमनानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल स्टूडियो से मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हैं। बुंदेला जी, आपका स्वागत है। लखनऊ से जुड़े हैं सपा नेता जेबा यास्मीन जी हैं। यास्मीन जी, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही मौजूद है हमारे साथ अर्थशास्त्री अभिषेक मोदी जी, आपका भी स्वागत है। हम सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आपका समय आए तभी आप अपनी बात रखें, क्योंकि ये बजट का मामला है। अगर विपक्ष इसका विरोध करता है तो किस मुद्दों पर विरोध करता है ये जनता अच्छे से समझ सके। पक्ष अपनी बात रखते हैं कि किस कारण ये बजट अच्छा है तो जनता अच्छे से सुन सके। तो सबसे पहले आप लोगों से यही अनुरोध है कि अपनी अपनी बात जब समय आए तभी बात करें। अगर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो ना जनता सुन पाएगी, ना मुझे समझ में आएगा, ना और लोगों को समझ में आएगा। अभिषेक मोदी जी हैं अंत में हमारे साथ। सबसे पहले जेबा जी, आपसे ही है, संक्षेप में जानना चाहेंगे। जेबा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, संक्षेप में जानना चाहेंगे इस बजट को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये इनके कार्यकाल का कोई पहला बजट तो है नहीं। तो जैसे हमने पहले बजट को भी छलावे के रूप में देखा था, तो हमें ये बजट भी छलावा ही दिखता है। फिर लाखों की नौकरियां किसानों के लिए, काफी सारी चीजें। लेकिन एक बात बताइए, अभी तक जो आय है वो आप किसी की बढ़ा नहीं पाए, बल्कि अपने दोनों कार्यकाल में, ये दूसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, आय घटी। तो इस 2 साल के कोरोना में जो लोगों ने झेला है और अभी भी कोई राहत, आप ये बताइए मिडिल क्लास को कब इन्होंने टारगेट लेके चला?
आज भी मिडिल क्लास पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना उन्हें 5 किलो अनाज भी मिलता है, ना उन्हें गैस पे सब्सिडी मिलती है। उनके लिए राहत बता दीजिए किस तौर से पहुंचाई जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास जो होता है वो बीच में प्रताड़ित होकर रह जाता है। और फिर इस बजट में मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के हाथ में कुछ नहीं लगा है। एक इनकम टैक्स का थोड़ी राहत दी जा सकती थी जिसमें कुछ भी रियायत नहीं बरती गई है, टैक्स पेयर्स को कुछ भी रियायत या कोई सहूलियत नहीं बरती गई है। तो मैं इसको बहुत प्रॉफिटेबल नहीं देखती हूँ, क्योंकि अभी तक मिडिल क्लास को टारगेट लेके नहीं चल रही है सरकार जी। उसे जो सामान्य किसान 70% 80% किसान तो मिडिल क्लास में ही आते होंगे, ऐसे में उनको जो सबसे बड़ी मांग थी कि एमएसपी पे खरीदी की जाएगी, तो एमएसपी पे खरीदी के लिए ऐलान किया है उन्होंने। देखिए, ये तो पहले भी लागत यही थी, ये तो पहले भी बोल रहे थे 1700-1800 पे हम खरीद रहे हैं, लेकिन ये बताइए 1100-1000 रुपए में किसानों ने बेचा है। तो आप किसानों का जो फीडबैक है वो भी आप देख लीजिए कि हर तरीके से आपको मिला है, और कभी भी किसान को जो एमएसपी है वो नहीं मिली है। ये 2014 के बाद से आप देख रहे हैं कि किसान लगातार इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि हमें अपनी जो अनाज है वो एमएसपी पे नहीं मिल रहा है। जी, एमएसपी जेबा जी पहले कुछ अनाजों में ही थी, शायद गेहूं है, धान है, कुछ ही उसमें थी, सब में एमएसपी नहीं निर्धारित थी। संभवतः इस बार ऐसा है कि एमएसपी सब में निर्धारित किया जा रहा है। अभी हालांकि डिटेल बजट आया नहीं है मेरे पास भी, आएगा तब समझ में आएगा, लेकिन जो अभी संकेत दिए गए हैं वो यही है कि एमएसपी सारे अनाजों पे अब निर्धारित कर दी जाएगी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी समाजवादी पार्टी ने जो किसानों को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें हमने स्पष्ट किया था कि हम सरकार में आते हैं तो हम हर अनाज पे एमएसपी गठित करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड किसानों को लेकर पहले ही क्लियर कर चुकी है, और स्टेट पावर आते ही हम उसका यूज करते हुए वो एमएसपी प्रदान हर अनाज पे, हम हर फसल पे हम पहले ही ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं। जी, चलिए, तो खैर उत्तर प्रदेश है तो अगर ये लागू करेंगे तो पूरे देश में लागू करेंगे, सारे राज्यों में लागू करेंगे। हमारे साथ अवनीश बंदेला जी हैं। बंदेला जी, आप इसमें कुछ अच्छाई भी दिखी कि सारी बुराई ही? देखिए सर, पाटिल साहब, जब बजट आता है जी, तो ये बजट कांग्रेस भाजपा या किसी भी राजनीतिक पार्टी से इतर रहता है जी, क्योंकि जैसे मैं भले ही कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरा खुद का परिवार है, मेरे खुद के खर्चे हैं, मेरी खुद की अर्निंग है, कम है ज्यादा है, तो मेरी खुद की उम्मीदें भी रहती हैं। लेकिन अगर मैं उन उम्मीदों के हिसाब से चलूं त्रिपाठी साहब, तो ये बजट समझ में ही नहीं आया साहब। बजट पेश किया जाता है, घर की गृहिणी भी होती तो इस महीने का बजट के अनुसार ही वो अगले महीने का अपना प्रोजेक्शन बनाती है और उस हिसाब से वो अपना बजट बनाती है। ये कौन सी बात हुई कि 25 साल का बजट है, 25 साल का विजन है? ये कौन सा काल चल रहा है? अमृत काल चल रहा है? मतलब ये इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं जनता को मूल मुद्दों से कितना जनता को जबरन में फील गुड कराना जो होता ना, अमृत काल चल रहा है साहब। 80 करोड़ जनता को आप खाने की थैलियां बांट रहे हो, मतलब वो बीपीएल धारकों के नीचे वो उनकी आ गई है, उनका वो श्रेणी में आ गए, और आप कह रहे हो अमृत काल चल रहा है। तो ये बजट त्रिपाठी साहब समझ से परे है। आप देखें ना, बजट इस देश में आज तक इस तरह के पेश होते आए कि आपने जो बजट पिछली बार पेश किया है उस बजट से आप इस बार के बजट में तुलना की जाती है कि साहब दोनों के बीच में हमने पिछली बार ये कमिट किया था, हमने ये डिलीवर किया। मैं एक उदाहरण देता हूं छोटा सा त्रिपाठी साहब, पिछली बार के बजट में प्रोविजंस किए थे इन्होंने कि ये 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाएंगे एवं 8,500 किलोमीटर के ये रूरल जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले रोड बनाएंगे। वो तो सर हुआ नहीं। अब क्या कहते हैं सर, आपने तो फिर भी अच्छा इसमें लिखा के बनाना है। वास्तविकता निर्मला सीतारमण जी ने कहा था वी विश टू कंस्ट्रक्ट 25,000 किलोमीटर हाईवे। विश मतलब हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, हम चाहते हैं। आपने जो कहा वो बनाएंगे, उन्हें ये नहीं कहा सर वी विल विश टू, मतलब उसमें ये कहा कि हम प्रयास करेंगे, मतलब हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है। तो आपने पिछली बार की तो सड़कें बनाई नहीं, अब आज बात कर रहे हैं कि हम 25,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने की उम्मीद कर सकते हैं अगर हमारा मूड हुआ तो, मोदी जी को टाइम मिल गया तो, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखें, इच्छा शक्ति तो बताई ना सर। विश मेरी इच्छा है कि मैं खुद प्रधानमंत्री बन जाऊं तो बन सकता हूं क्या? नहीं बन सकता ना, बहुत मुश्किल काम। कोशिश तो करनी चाहिए सर। एक साल में तो नहीं बन पाऊंगा ना प्रधानमंत्री, बहुत टाइम लगेगा। तो एक साल में 25,000 किलोमीटर सड़कें कैसे बनाएंगे त्रिपाठी साहब? अब इसके बाद आप देखिए, एक बड़ी समझ से परे बात है, ये अपनी छाती फुलाकर कह रहे हैं कि हमारा राजस्व कलेक्शन बड़ा है।
हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। सही बात है सर, वन टैक्स वन नेशन बोल बोल के आपने लोगों की चमड़ी खींच खींच के, मतलब आप तो मुगल काल से भी आगे निकल गए। आपने जिस तरह से लोगों से टैक्स वसूला है जीएसटी के रूप में, पेनाल्टी लगा। सही बात है, 64% ग्रोथ आई है त्रिपाठी साहब इस बार इनके राजस्व में, जीएसटी कलेक्शन में 64% ग्रोथ, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा एक सवाल का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, अगर आपके जीएसटी कलेक्शन में 64% की ग्रोथ आई है तो आपका राजकोषीय घाटा 9.4% पे क्यों है? जब हमने सत्ता सौंपी थी तो राजकोषीय घाटा सिर्फ 3% था, और जनरली हर सरकार में ऐसा होता है कि राजकोषीय घाटा, आप यूएस में चले जाएं, किसी भी देश में होता है, लेकिन आप मुझे बताएं आपका राजकोषीय, ठीक है साहब आपका कलेक्शन बढ़, राजकोषीय घाटा क्यों बढ़ रहा है? ये बात त्रिपाठी साहब मेरे समझ से परे है। इसके बाद आप एक बात बताएं, आप निरंतर पीएसयूज को आप बेच रहे हैं। मेरे साथ आदरणीय मोदी साहब भी बैठे हैं, एक मोदी यहाँ भी है, एक मोदी वहां है, मैं बड़ा मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो आप भी मोदी साहब भी मेरी बात से एग्री होंगे साहब कि मुझे बताएं कि पहली सरकार है जो हर बार आती ना त्रिपाठी जी, तो एक पीएसयू को बेचने की योजना लेकर आती है। इस बार फिर आई है कि हम एलआईसी का आईपीओ लाएंगे, ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब एलआईसी थोड़ी बहुत तो आप बेच ही चुके थे, आप पूरी उसको निपटाने वाले हो। इसके अलावा पिछली बार कहा था कि कितने बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, कई सारे आपने देखा कई सारी जो चीजें जो और भी पीएसयू थे सब बिक गए। तो आप मुझे बात बताएं कि ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं आप कोई नया इंस्टीट्यूशन या कोई नया पावर सेक्टर तो आप डालने की बात करते नहीं, नया प्रोजेक्ट की तो आप बात करते हैं कि हम ये बताओ एलआईसी इतना बड़ा, आप आज भी अगर आप देखें इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो एलआईसी की जड़ें इतनी मजबूत हैं त्रिपाठी जी, मतलब ये जितनी प्राइवेट कंपनियां आई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड लाइफ, मतलब अगर 20 सालों में भी देखें ना तो ये सिर्फ 17% शेयर ले पाई है एलआईसी का। मतलब आज भी देखें लगभग 80% मार्केट जो एलआईसी के हाथ में है। मतलब लोगों का इतना विश्वास है, क्यों बेच रहे हैं आप उसको? क्यों आईपीओ लाने वाले? क्या दिक्कत हुई? एलआईसी बड़ी मजे से चल रहा है, मतलब उनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको है। मतलब आप कुछ आपने नया नहीं बनाया, ये जो भी घोषणा है। अच्छा एक बात बड़ी त्रिपाठी साहब आपको याद नहीं आई, आज 60 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात करने वाले 60 लाख पे कैसे आ गए? 8 साल बाद 60 लाख पर आए हो। चलो भैया कहीं तो आए। इससे जाहिर होता है कि ये वो लोग हैं, ये बहुत ही निष्ठुर लोग हैं, इनमें संवेदना नहीं है, इनमें इमोशंस नहीं है, ये बहुत ही इमोशंस लेस लोग हैं। इनको जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं। ये जो बजट भी पेश कर रहे हैं, मैं आज सुन रहा था मैं सुबह भी एक चैनल पर था त्रिपाठी जी, संक्षेप में हाँ सब एक बात नोट कर रहे हैं सारे आपकी बात, चिमनानी जी को भी मैं सुनूंगा। एक बड़ी हास्यास्पद बात आज सुबह हो रही थी, मैं एक चैनल पर बैठा था तो बार बार ये बात निकल के आ रही थी, कहा भी उन्होंने कि देखिए लाल कलर बड़ा शुभ होता है, लाल कलर की उसमें बैग में है, पेपरलेस है, और 10 मिनट बाद वो जो टैबलेट था ना सर, उसके ट्रक में से गड्डियों की गड्डियां उतर रही थी, काय की? कागज की। तो आप सुनिए, आपने हमें मालूम है आपने टैबलेट में कर लिया चाहे किसी में, क्योंकि आपको अगर यूटर्न लेना हो ना तो कागज में लिख जाता है, उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप कहीं भी जाएं अदालत में, वो कागज ही मांगा जाता है। अगर आप जो पाम टॉप दे रहे हैं या लैपटॉप दे रहे हैं या उसके माध्यम दे रहे हैं, उसका सबसे पहली चीज है कि पहले फॉरेंसिक लैब में जाकर उसकी सत्यता की जांच कराओ, तब अदालत उसको मानता है। तो आप भले ही पाम टॉप में ले आओ, लैपटॉप में ले आओ, आप टैबलेट में ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जनता को दिया क्या? आप लाल में ले आओ, पीले में ले आओ, नीले में ले आओ, क्या फर्क पड़ना है? आपने जनता को दिया क्या महाराज? निर्मला सीतारमण के तो लाल और पीले में लाते लाते बाल सफेद हो गए, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला। चलिए चिमनानी जी से पूछ लेते हैं। चिमनानी जी, निश्चित तौर पे आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे बुंदेला जी ने क्या आरोप लगाया है, हमारी जेबा जी ने क्या आरोप लगाया है, आपने बिंदु नोट कर लिए होंगे। लेकिन 2 सवाल हमारे भी हैं, बहुत काफी देर से मैं जब से बजट आया तब से मैं उस पर सोच रहा था कि आखिर हो क्या सकता है। एक तो जैसा कहा कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, ये आप भी जानते हैं कि अभी जो किसान आंदोलन हुआ है उस दौरान भी ये था कि एमएसपी पे सारे अनाज जो भी पैदा होते हैं वो उनको सबको एमएसपी निर्धारित की जाए। इसमें ये क्या क्या एमएसपी पे लेंगे आप, ये नहीं बताया गया है। दूसरा एक सवाल ये भी कहा है किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। ये तो वो किसान बिल की ही झलक दिख रही है इसमें। हमको जो समझ में आ रहा है कि पीपी मोड में किसानों की आय बढ़ाने, मतलब आप भी समझ रहे हैं कि किसी की भागीदारी लाएंगे उसमें, जब भागीदारी लाएंगे तो उनकी आय बढ़ाने की आप पहल करेंगे। तो ये जो किसान बिल का एक हिस्सा है वो भी समझ में आ रहा है। ये 2 चीजें, 2 सवाल हमारे भी हैं, फिर आगे हम सवाल करेंगे आपसे, फिर मोदी जी भी देंगे।
जी, आप क्रमशः उत्तर भी दे दीजिए, हमारे सवाल का पहले उत्तर दे देंगे तो बेहतर होगा। त्रिपाठी जी, आपको प्रणाम करता हूं और सारे पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं। जी। एमएसपी पर ये भ्रम फैलाने का बहुत प्रयास किया विपक्ष के नेताओं ने, अलग अलग पार्टियों ने, कि एमएसपी बंद होने जा रही है जी। लेकिन 2014 से अब तक हम जब देखते हैं 2022 का बजट आया, निरंतर एमएसपी पे जो डायरेक्ट खातों में पैसा जाता है किसानों के जी, वो पैसे की राशि लगातार बढ़ रही है। और कांग्रेस के साथी जो जुड़े हुए हैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें याद है कि जब 2013 में उनकी सरकार थी तब एमएसपी की खरीद पर कितने पैसे किसानों को उन्होंने दिए थे। जी। मैं अपना बता रहा हूँ, उनका वो बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारा टारगेट उनका भी बता दीजिए, उनका भी बता दीजिए। हमारा टारगेट है 2,37,000 करोड़ रुपए और लगभग 70 से 80 हजार करोड़ रुपए ही ये लोग दे पाते थे जी। तो बहुत बड़ा परिवर्तन 6-7 वर्षों में आ गया है। और पहली जो आपका सवाल था एमएसपी का, इस पर मैं यही जवाब दे रहा हूँ कि ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। नहीं, ये जितने भी फसलें हैं निर्धारित करेंगे, ये हम जानना चाह रहे थे। खैर वो तो अभी आपके पास नहीं आया होगा डिटेल बजट। हाँ, इसकी विस्तृत डिटेल हम सबको मिलेगी, लेकिन एमएसपी जिन चीजों पर डिक्लेयर्ड है जी, उन पर 2,37,000 करोड़ का भुगतान सीधे खातों में जाएगा। 1 रुपए का भी इसमें न भ्रष्टाचार होगा, न कोई खा सकेगा। ये व्यवस्था मोदी सरकार की है जी। दूसरा प्रश्न आपका पीपी मॉडल का था जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे किसानों को डिजिटली जोड़ने का प्रयास हो रहा है, बजट में हमने सुना जी। वो जो हमने देखा कि ड्रोन का उपयोग, जो पाकिस्तान बम फोड़ने में जिसका उपयोग करता है, तो हिंदुस्तान ड्रोन का उपयोग खेती में करेगा, कीटनाशक डालने के लिए करेगा जी। तो कुछ एक ऐसी चीजें अगर किसान चाहे तो वो इन चीजों का उपयोग करे। किसान बिल से थोड़ा सा अलग प्रोविजन है, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार किसानों को भी अपने लिए कुछ सुविधाएं किसी और के माध्यम से लेनी पड़ती हैं, तो वो ले सकते हैं। इसका डिटेल भी हम सबके बीच जल्दी आ जाएगा। अब आपकी अनुमति हो तो मैं 2 साथी प्रवक्ताओं के भी जवाब दूंगा और कुछ अपनी बातें भी रखूंगा। ये जो बयान दोनों ही साथियों के सुने, ऐसा लगा कि बजट से पहले ही इन्होंने लिख लिए थे। कोई नई बात, कोई नया तथ्य नजर नहीं आया और थोड़ी सी जानकारी भ्रमित करने वाली थी जिसको मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों ही साथी प्रवक्ताओं ने ये कहा कि पहले जो आपका बजट आया आपने उसका क्या किया, उसका कुछ नहीं किया, वो जुमला था। बजट जो होता है वो अनुमान होता है और आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है वो बजट कितना कारगर साबित हुआ ये बताता है जी। अभी कल हमने आर्थिक सर्वेक्षण को देखा पढ़ा, अगर दोनों साथियों ने पढ़ा होता तो शायद ये आरोप नहीं लगाते। उसमें ये हमने पाया कि जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई कोरोना की वजह से, और एक बड़ी चुनौती क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी हमारे देश की जीडीपी ने ग्रो किया है 9.2% से, जो कि विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा है। ये आर्थिक सर्वेक्षण जो बनता है वो रियलिटी के आधार पर बनता है और एक बड़ी टीम है जो आर्थिक सर्वेक्षण को बनाती है, ये नेता नहीं बनाते, ये अर्थशास्त्री और ये टीम जो बनाई है वो बनाती है। तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत ने बहुत अच्छा किया और वर्ल्ड बैंक ने भी पिछले साल जो भारत की नीति रही है उसके लिए विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में भारत की बहुत बड़ी तारीफ की है। तो इन चीजों को थोड़ा साथी प्रवक्ता ध्यान में रखेंगे। हमारी बहन जेबा कह रही थी आय घटी है, तो मैं तो हैरान हो गया इस चीज से कि उन्होंने बिल्कुल इस चीज को पढ़ा ही नहीं। हमारा बजट का जो एक्सपेक्टेशन था करों का वो 17 लाख करोड़ था, लेकिन शायद ये पहली बार हुआ होगा कि हमने अपने एक्सपेक्टेशन से 3 लाख करोड़ रुपया ज्यादा कलेक्ट किया है। 3 लाख करोड़ रुपया, तो आय घटी नहीं है, बढ़ी है। मिडिल क्लास को राहत नहीं है ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सपा के साथियों को कांग्रेस से पूछना पड़ेगा कि तब जो व्यक्ति मिडिल क्लास व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाता था तो कितना टैक्स देता था, 30,000 रुपए। आज मोदी सरकार में 5 लाख कमाने वाला टैक्स कितना देता है, 1 रुपए भी नहीं देता। तो ये 30,000 प्रति टैक्स पेयर को राहत दी है मोदी सरकार ने। ये मिडिल क्लास में ही आता है। नहीं, इस बार नहीं किया है, पिछली बार किया था ये। नहीं, तो इस बार क्या होता है ना, देखिए टैक्स स्लैब को हम हर बार बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो उससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसका भी मैं जिक्र करूंगा अभी, लेकिन हमारी सरकार ने मिडिल क्लास को राहत दी, उसकी बात मैंने बताई।
जी। पिछली बार के बजट से तुलना कर रहे थे अविनाश जी, मैं तो 2013 के बजट से तुलना करना चाहता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सरकार, अविनाश जी बता देंगे, जेबा जी बता देंगे, कि जिसने अपने देश के बजट के आकार को 2.5 गुना करने में 7 वर्षों में सफलता पाई है। 2013 कांग्रेस का शासन, 60 साल से शासन कर रहे थे, देश का बजट कितना था? 16 लाख करोड़ रुपए। बिना अतिरिक्त कर डाले हुए, बहुत ज्यादा हार्श प्रोविजन बिना बनाए हुए देश के बजट को मोदी की सरकार ने, आज इस बार का बजट है 39,45 करोड़ रुपए। जी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आर्थिक नीतियां कितनी सशक्त हैं कि देश पर भी बोझ नहीं पड़ रहा है और बजट का आकार बढ़ रहा है। बजट का आकार बढ़ने का मतलब क्या है? इससे फायदा क्या होता है? जी। सरकार जितना ज्यादा खर्चा करती है उतना ही लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, उतना निवेश, उतना रोजगार बढ़ता है। हर चीज सरकार के खर्चे पे ही डिपेंड होती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक मैजिक करके दिखाया है। जीएसटी की ग्रोथ पे इन्होंने सवाल किया अविनाश जी ने। जीएसटी की ग्रोथ ये कह रहे थे कि हुई है तो गलत हुई है, कोई रेट बता रहे थे। जीएसटी जो है ना वो सेल्स पर लगता है, और सेल्स दुकानदार तब कर सकते हैं जब उनकी दुकान चलती है और लोग खरीदने आते हैं। तो ये यहाँ पर कोई भी इसमें कोई मिसकॉन्सेप्शन का कोई दायरा ही नहीं है। अर्थव्यवस्थाएं सुधरी, लोगों की सेल बढ़ी और खरीदने वालों की क्रय शक्ति बढ़ी, इसीलिए ही जीएसटी का कलेक्शन आया, क्योंकि जीएसटी लगता ही सेल्स पर है और किसी चीज पर लगता नहीं है। जी। एक और मैं क्लेरिफिकेशन दे दूं, बड़ा लंबा हो जाएगा। बार बार कांग्रेस के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी आदत है कि देश को, एलआईसी को हम बेच रहे हैं। तो जनता तो समझ गई है कि बेचना और विनिवेश करने में बड़ा अंतर होता है। विनिवेश करना मतलब किसी भी पीएसयू का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जनता को ही दे देना। एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, उसकी भागीदार देश की जनता बनेगी, लेकिन उसका अधिकार भारत सरकार के पास था, है और रहेगा। तो आप उसको बेचना बताएंगे तो हो सकता है आपको लगे कि आपने टीवी इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कर दी, लेकिन जनता समझती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए, जैसे हमारे साथ मोदी जी हैं, वास्तविकता क्या है? मोदी जी ना बीजेपी से हैं, ना सपा से हैं, ना कांग्रेस से हैं, वो निष्पक्ष बताएंगे। लेकिन मोदी जी, एक हमारा सवाल है यहाँ पे, फिर आप अपनी बराय रखिएगा कि ये क्या है? डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर 30% का टैक्स सरकार लगाएगी। बिल्कुल, ये क्या है? सर मैं बताना चाहूंगा, जैसे आज बजट आया तो बजट में जो ये डिजिटल संपत्ति जो आप बोल रहे हैं ना, डिजिटल संपत्ति में क्या है सर, जैसे क्रिप्टो करेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और जो भी मतलब अभी क्या है सर, जैसे जैसे माहौल बदलता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के पास असेट जो टेंजिबल के रूप में थी वैसी इनटेंजिबल के रूप में भी आती जा रही है। इनटेंजिबल का मतलब ये हो गया सर, जैसे बिटकॉइंस का नाम अगर आपने सुना हो तो ये आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले महज $1 से भी नीचे था, जो आज 22, 23, 25 हजार डॉलर प्रति बिटकॉइन हो गया है। तो ये इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है कि किस तरह से इसका प्लेटफॉर्म लेके आए, इसको लीगलाइज कैसे किया जाए, कैसे सिंक्रोनाइज करके इसके ऊपर वर्किंग की जाए। तो सिर्फ एक तो बिटकॉइन जो है वो तो सर एक डिजिटल करेंसी हो गई, क्रिप्टो करेंसी हो गई। इसी प्रकार से आजकल क्या हो गया है सर कि एक आपने एक नाम और सुना होगा डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है सर, जैसे आपने अगर शेयर बाजार में जो भी लोग काम करते हैं उन लोगों ने देखा है कि एक तो होते हैं शेयर और एक होते हैं उसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। मतलब आगे चल के इसकी प्राइस में क्या अंतर आएगा उसको हम आज ही बुना लेते हैं। ऐसे ही सर डिजिटल असेट बनाई गई है। डिजिटल असेट्स में क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब आपके पास जैसे मान लीजिए कि आपके पास में बीसीसीआई है। बीसीसीआई के पास में क्या है सर, आज से 15 साल 20 साल के क्रिकेट के राइट्स हैं जो वो टेलीकास्ट करवाती है, तो उसका वो एक डेरिवेटिव बना लेती है और उस डेरिवेटिव को सेल करके उसकी ट्रेडिंग कराती है। उसको बोलते हैं सर डिजिटल असेट्स। तो वो जो डिजिटल असेट है, उस डिजिटल असेट की खरीदी बेची पर आपको 30% से टैक्स देना पड़ेगा। एक चीज और, इसमें जो 30% टैक्स देना पड़ेगा, इसमें कोई भी खर्चे, कोई भी एक्सपेंस वो सेट ऑफ नहीं होगा। मतलब जो आपकी ग्रॉस वैल्यू है उस वैल्यू पे 30% आपको टैक्स लगेगा। ये डिजिटल असेट है सर।
जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। मतलब हर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या हर बड़ा घराना उसका अपना डिजिटल असेट का एक भंडार बोल लेंगे, वो है। अब इस बजट के बारे में आपने क्या देखा? सर मेरे हिसाब से जो बजट है वो मिडिल क्लास के लिए मिस है और कॉर्पोरेट्स के लिए या स्टार्टअप्स के लिए हिट है। मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि दूरदर्शिता इस बजट में दिखाई गई है, वो ये दिखाई गई है कि आप मान लीजिए आपका बिजनेस है, आप स्टार्टअप में हैं, आप एमएसएमई में हैं, आपको व्यापार आगे बढ़ाना है, आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भरता बढ़ानी है, तो आपके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। परंतु अगर आप एक सैलरीड क्लास हैं, आप नौकरी पेशा आदमी हैं, आप एक मिडिल क्लास है, तो आपको इसमें कोई भी छूट नहीं दी गई। जो सर बजट लाइन्स अभी प्रॉपरली आई नहीं है, अगर वो आएंगी तो और चीजें क्लियर होंगी। परंतु इसमें ये बोला गया है क्योंकि 2 साल से जो हम सुन रहे थे, सभी सुन रहे होंगे, उसमें ये बोला गया है कि हमने बजट में कोई छूट नहीं दी है। वो इसलिए नहीं दी है कि हम तो टैक्स बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि कोरोना चल रहा था, ये टैक्स नहीं बढ़ा पाए, तो वो नहीं बढ़ाना ही छूट का एक हिस्सा है। जिसे मैं ये बोलता हूं कि सर कहीं ना कहीं जो बजट है वाकई में सर आज तक का सबसे बड़ा बजट है, और इस बजट में बहुत सारी प्रोविजंस किए जा सकते थे एक मिडिल क्लास को दिए जाने के लिए, वो नहीं किए गए। सर जैसे क्या है, आप देखिए अभी चिमरानी साहब ही बता रहे थे कि 5 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। एग्रीड सर, नहीं लगता, पर 5 लाख रुपए से 1 रुपया सिंगल रुपए भी अगर ऊपर हो जाते हैं तो 12,500 का टैक्स लग जाता है सर। और अगर 12,500 का टैक्स लगता है तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि 10,000 से ऊपर में मेरे को एडवांस टैक्स देना पड़ता है। धारा 234 के नियम के अनुसार मुझे एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो सर ये और जटिल होता जाता है कि आदमी 5 लाख से ऊपर अपनी इनकम शो करे या ना करे। प्रॉब्लम ये है, अगर इसमें कुछ थोड़ी सी राहत देते तो एक आम आदमी को परेशानी नहीं होती। एक दूसरा, आम आदमी मान के चल रहा था सर कि उसके खर्चे हुए हैं, बहुत खर्चे हुए हैं, जो कोरोना के समय जो खर्चा हुआ है, मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ है, उस मेडिकल एक्सपेंसेस पे एटलीस्ट कुछ राहत मिलती, वो राहत नहीं मिली है। तो मैंने ये कहा कि अगर कॉर्पोरेट्स की बात करें तो सर इट्स अ हिट, क्योंकि कारण यह है कि एमएसएमई को लेकर, डिजिटल बैंकिंग को लेकर, आप ऐसे बोले कि पीएलआई स्कीम को लेकर 14 सेक्टर्स को अलाउ किया है, विच इज सर बिगेस्ट सक्सेस। क्योंकि कारण ये है कि अगर आप प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम को बढ़ावा देंगे तो आपके वहां पे बिजनेस करने वाले लोगों का बहुत ज्यादा रुझान बढ़ेगा, जिसके कारण से आप रोजगार दे पाएंगे। बट इट्स अ विजन फॉर अगेन 5 और 10 ईयर्स, जो आज इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ये धीरे 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 धीरे, जैसा जो आज से 4 साल 5 साल पहले जो बजट लाए थे, उस बजट की जो हाइलाइट्स को हम देखते जाएं तो वो अब इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ है। सेम उसी प्रकार से इसका इंपैक्ट हमें आने वाले अगले 4-5 सालों में दिखेगा, वो अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि सर छोटे लोगों के लिए नहीं है ये, इट इज फॉर द बिजनेसमैन कह लीजिए या इट इज फॉर द कॉर्पोरेट आप कह लीजिए। इसलिए ये बजट उनके लिए तो हिट है, क्योंकि आज अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो पहले क्या होता था सर, बहुत सारे कानून थे, हर छोटी छोटी सी चीज के लिए कानून थे। 1486 कानून को निरस्त किया गया है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इजी हो गया है। पहले हमें एक छोटे से लाइसेंस लेने में तकलीफ आती थी, अभी हमें वो छोटे से लाइसेंस लेने में तकलीफ नहीं आती है, बिजनेस में शुरू कर सकता हूं। हालांकि अभी भी जटिलताएं हैं, प्रैक्टिकलिटी में प्रॉब्लम है, बट फिर भी पहले से काम आसान हुआ है। बट अगर एक आम आदमी के लिए बात करेंगे सर तो इट्स अ मिस। चलिए, एक और चिमरानी जी ने तो खैर वो खुद भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने घुमा दिया हमको। मैं उसमें फिर आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कंपेरिजन कर दिया ड्रोन से सीधे सीधे कि जो पाकिस्तान हमला करता है उससे हम इसमें दवाई उसका छिड़काव करेंगे। ये क्या है, ये पीपी मोड किस तरह से? सर पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सर क्या है, अभी आप ये देखेंगे कि 2000 मतलब ये अभी पहले से, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी सर कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अभी लेके आई है। इट इज डिराइव बाय द गवर्नमेंट विच इज ऑन बाय पी चिदम्बरम जी। उस समय उन्होंने ये बोला था कि कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, आपको गवर्नमेंट और जो प्राइवेट
पर्सन हैं जिनके पास में काम करने की शक्ति है, वो दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप करेंगे जिसका बेनिफिट जो है वो पब्लिक को मिलेगा। इसलिए पीपीपी मॉडल लेके आए हैं। अब तक किसान जो है मेरे देश की अगर बात करें तो 65% से ज्यादा लोग हमारे वहां पे कृषि संबंधित है। तो अगर अपन देखा जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ एक वो बना सकती है कि मैंने आपके लिए प्रोविजंस किया है, इतना पोर्शन हम देंगे, पर वो खुद ना करते हुए उन्होंने एक पीपीपी मॉडल लॉन्च कर दिया कि इसके तहत कुछ पैसा पब्लिक और प्राइवेट, मतलब जो प्राइवेट लोग होंगे वो इसमें अपना पैसा लगाएंगे और उनको बेनिफिट के लिए कार्य किए जाएंगे। सब जैसे आप ऐसे देखें कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, हम भोपाल की बात कर रहे हैं, फिर हम दूसरी जगह की भी बात कर सकते हैं। तो पहले वो रेलवे स्टेशन जो था वो गवर्नमेंट ओन्ड था, वहां पर आपको हर चीज जो भी चीज थी वो सरकार की सुविधाओं से मिलती थी। अब उन्होंने वो रेलवे स्टेशन को जो है एक किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पे दे दिया है। तो वो जब लीज पे दिया तो इट इज अ पीपीपी मॉडल जिसको उन्होंने डेवलप करा और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनके तैयार हो गया। लोग सिर्फ रेलवे स्टेशन देखने जाते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक सेम। तो इसमें किसानों की जमीन पीपी बोर्ड पे जैसे हमारी जमीनों की बात नहीं हो रही है यहाँ। किसानों उन्होंने ये बोला कि किसानों के लिए पीपीपी मॉडल पे वो विकसित किया जाएगा मॉडल, जिसपे वो किसान भी सम्मिलित रहेगा, प्राइवेट लोग भी सम्मिलित रहेंगे और उन दोनों की पार्टनरशिप से उनको डेवलपमेंट कैसे कराया जाए उसके ऊपर वो किया जाएगा। आपने बहुत जेवा जी कुछ अभी सिमरानी ने जो सारी बातें कही हैं, निश्चित तौर पे आपने भी उनको नोट किया होगा कि उन्होंने क्या ऐसा इस बजट में अच्छा देखा है जो कहा है, और आपने जो आरोप लगाया उन्होंने आपके आरोप का उत्तर भी दिया है। अब क्या कहना चाहेंगे? अवनीश जी आपके पास आ रहा हूं मैं, जेवा जी की बात आ जाए सामने। देखिए, मैं अभी भी वही कहूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिडिल क्लास को फोकस में रखते हुए बजट को नहीं लाया गया है। इन्होंने जो टैक्स रिलैक्सेशन की बात करी वो पिछले बजट की करी है, जिसमें लीपापोती करके ये इस बजट को भी मेंशन कर रहे हैं। अदरवाइज कोई रिलैक्सेशन मिडिल क्लास के लिए नहीं है और टैक्स पेयर्स के लिए भी है। इनकी कुछ बातें जैसे इन्होंने मेंशन करी कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया है कि एमएसपी पे खरीद नहीं हुई। इनका कहना है कि 2014 के बाद से एमएसपी पे ही खरीद हो रही है। तो मैं इनको याद दिला दूं कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे 1 साल से, उनकी शायद यही मांग थी कि एमएसपी पे खरीद नहीं होती है और आप कृपया करके कानून बना दें। लेकिन ये कानून नहीं बनाएंगे। फिर इन्होंने लुभावना, एक कहते हैं ना, फिर वही वर्ड यूज करूंगी, छलावा, क्योंकि छलावा दे दिया है। ये खुद जानते हैं कि एमएसपी पे खरीद नहीं होती है। ये केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में इनकी सरकार है। अगर ये कानून बना देंगे एमएसपी पे तो हर राज्य बाध्य हो जाएगा एमएसपी देने पे। लेकिन इनकी नियत साफ नहीं है। नियत अगर साफ होती तो ये सीधे कानून बना देते और एमएसपी मिलता। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जितना बड़ा बजट होता है, हम लोगों ने हर बजट को बड़ा किया है, और जितना बड़ा बजट होता है उतना इन्वेस्टमेंट आता है और उतनी रोजगार बढ़ती है। तो मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगी कि ये रोशनी डाले कि रोजगार तो बढ़ा नहीं। पहले आप 2 करोड़ की बात करते थे, आप 70 लाख की बात करते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि 4.5 लाख नौकरी दी है। तो कहाँ निवेश बढ़ा, कहाँ रोजगार बढ़ा? ये सवाल है ना। आपका बजट बढ़ रहा है, फिर वो कहाँ जा रहा है, ये सवाल है। आप जवाब दीजिए, रोजगार कहाँ बढ़ गए? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ता कहीं दिखा नहीं है। इनफैक्ट इतने सालों में रोजगार बहुत घट गया है। और इन्होंने कई बातें करी कि मिडिल क्लास के लिए राहत है और किसानों के लिए सब्सिडी लेके आए। आप ये बताइए, सब्सिडी अभी तक जो 0 कर रखी थी वो पैसा कहाँ गया? भाई अभी तक जो उन्होंने लॉस झेला है वो पैसा कहाँ गया? सब्सिडी तो आप पहले देख रहे थे, बीच में रोक लगा दी। तो जब 0 सब्सिडी की थी तो वो बजट जो आपने पहले से सेंक्शन कर रखा था वो कहाँ गया? मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चोट तो 2 साल से पड़ी है, वो पेट्रोल डीजल की पड़ी। जो सैलरीड लोग हैं, जितनी सैलरी नहीं है उनका कितना पैसा पेट्रोल डीजल में। आज भी एक उम्मीद थी कि चलिए आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत ले आएंगे, आप फिर नहीं लेके आते हैं। ये सबसे दुखद है और सबसे फेल्योर वित्त मंत्री है जो आज तक समझ ही नहीं पाई है करना क्या है। किसको टारगेट लेके चलना है? किसान तो आपसे खुश नहीं है, मिडिल क्लास को कुछ राहत नहीं दिख रही है। हाँ, एक वर्ग ऐसा है उद्योगपतियों का जो वाकई आपसे खुश और संतुष्ट भी है। अवनीश जी, देखिए सर, जब सिमरानी जी कह रहे थे तो आप बार बार कुछ
उनके ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि मुझे इसको, वो आप सारी बातें कह दें, चिमनानी जी उत्तर देंगे। चिमनानी जी तो क्या, देखिए मैं मानता हूँ चिमनानी जी भले ही भाजपा प्रवक्ता हूँ, लेकिन साथ में वो एक अर्थशास्त्री हैं, तो अभी भाजपा प्रवक्ता है हमारे साथ। तो उनकी जो भाषा थी साहब, वो तो ये कह रहे थे कि बजट में जो आ रहा है इसका मतलब वो प्रोविजन है, ये जरूरी नहीं कि हो जाएगा। तो साहब जनता तो आप जब प्रोविजन कर लो, जब आप लिखते हो, जब आप घोषित, इसलिए तो मैं कहता हूँ कागज चलता है देश में, कागज होना चाहिए। आपने टैबलेट पे आज लिख लिया, तुरंत जाकर उसको डिलीट करके कुछ और एडिट कर दिया, तो जनता को तो बेचारी समझ नहीं पाएगी। इसलिए कागज ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश में। तो मैं वही कह रहा था बड़ी साहब, ये वो लोग हैं जो आज किसानों के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक साल में 800 किसानों की हत्या की है। हत्यारे हैं ये लोग। उस मुद्दे पे ना जाए, बजट के मुद्दे पे नहीं, मैं उस बजट राजनीतिक रूप से बड़ी बात सुनिए ना, ये वो लोग हैं जो आज बोलते थे कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे 2022 तक। 2022 खत्म हो गया सर, आपका आ गया, आय दोगुनी हुई क्या? नहीं, आज के बजट पे हाँ, मैं वही बात नहीं तो सर, ये सारी बजट से रिलेटेड चीजें। इसके अलावा आप सबसे बड़ी बात आप देखें, जब ये 2013 में बार बार जा रहे थे कि हमने बजट को 70 लाख करोड़ से बढ़ाकर 70,000 करोड़ से बढ़ाकर हमने 2 लाख 39, ठीक है, अब इन्होंने इतना कर दिया। एक बात मुझे बताएं आप साहब, ये आप कहां से बजट बढ़ा रहे हैं? ये बजट बढ़ा रहे हैं आप निरंतर पीएसयू बेचकर। 36 पीएसयू आपने शॉर्टलिस्ट किए बेचने के, जिसमें से 8 तो आप पूरी तरह से बेच चुके हैं। जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, किसी ने कभी सोचा था हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिकेगा? किसी ने कभी सोचा था कि बाल को बिकेगा? एयर इंडिया, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टाटा से खरीद कर राष्ट्रीय कंपनी बनाया था, आपने उठाकर वापस टाटा को बेच दी। तो ये पैसा वहां से आ रहा है। आप खुद की पीठ मत थपथपाइए। हम तो बात वो करेंगे कि आप कह रहे हैं बजट। देखिए सबसे बड़ी बात मैं जानता हूं, जब देश में नोटबंदी हुई थी तो इस देश की कैश इकोनॉमी 17 लाख 17.5 लाख करोड़ की थी। उसके बाद आपने ऐसा कौन सा तीर मारा कह रहे मैं बजट बढ़ा रहा हूं? सब बजट आपका विदेशी इन्वेस्टमेंट, आप बोले थे जापानीज हमारे इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, आप बोले थे जो यूएई की कंपनी से किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपके यहाँ। और बल्कि जो आज जो ड्रोन की बात जो बार बार हुई, जो पाकिस्तान से जुड़ा गया, त्रिपाठी साहब याद है आपको गुजरात का चुनाव? ये उसी तरह का ड्रोन है जो सी प्लेन लेकर आए थे ना मोदी जी वोटिंग के 4 दिन पहले, उसके बाद आज तक दिखा नहीं वो सी प्लेन, ना तो सी प्लेन दिखा ना वो बुलेट ट्रेन दिखी। तो ये इस तरह की योजनाएं लाकर आप सिर्फ क्या सुर्खियां तो बना सकते हो, लेकिन उससे जनता का हित नहीं कर सकते हो। और हम तो साफ कहते हैं, एक बात आप जवाब दें साहब, कि आप जो स्मार्ट सिटी की बात करते 2013 के बाद आप आए, सबसे पहले आपका फंडा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज हवा फुर, स्मार्ट सिटी का कहीं आपने नाम नहीं लिया, बल्कि आप कह रहे हो हम अर्बन डेवलपमेंट की कमेटी गठित करेंगे। मतलब स्मार्ट सिटी गायब हो गया। आज एक नया शब्द आया त्रिपाठी साहब, अर्बन डेवलपमेंट की कमेटी गठित करेंगे हम। क्यों भैया? आप बोलते 100 स्मार्ट सिटी, आप बताओ कितनी स्मार्ट सिटी बन गई? भैया 8 साल हो गए अब तो, मतलब इतना पर्याप्त होता है? मतलब आप कुछ नहीं कर पाए। तो आपका कहना है स्मार्ट सिटी के लिए कोई बजट का कौन सा, आप मुझे बताएं कौन सा बजट है, कौन सा एलोकेशन? बात सबसे बड़ी बात, जिस स्मार्ट सिटी को बड़ा चढ़ा के पेश किया गया था, बात ये आज जो बजट बढ़ रहा है, उस बजट ये मैं जेवा जी से बड़ा सहमत हूं इस मामले में कि बजट आपका निरंतर बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है चिमनानी जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं इस जगह, आपकी पार्टी का अभिनंदन करता हूं कि चलो आपने देश को इतना बजट बढ़ा के दिया। लेकिन मुझे बताएं उसका मतलब क्या निकला, उसका लाभ क्या निकला? आप कह रहे हैं नौकरी, कहां है नौकरी? आज अगर आप देखें इस देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार है। ग्रेजुएट आप अगर बात करें, आज थोड़ा बहुत जो अर्थशास्त्र का मुझे जानकारी है, क्यों दुर्दशा है देश की मालूम आपको? इसलिए दुर्दशा है कि एफएमसीजी जो इंडस्ट्री है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, त्रिपाठी साहब, जब तक आपका डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं होगा तब तक वो सस्ता नहीं होगा, जब तक वो सस्ता नहीं होगा तो तब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी। जो व्यक्ति बाजार में जाके पहले 2 महीने का 1 महीने का किराना भरता था, वो 8-8 दिन का किराना लेता है। इसलिए एफएमसीजी मार्केट जो है वो सबसे बुरी तरह से क्रैश हुआ है। टीवी आप कितना खरीदते होगे जीवन में? चलो भाई, आपका बेडरूम है, 3 बेडरूम है, 3 कर लिए, 5-5 साल में टीवी बदल ली। कमरे आप घर कितनी बार ले पाएगा आम आदमी? मेरे ख्याल से 1 या 2 बार मुश्किल से। जो अरबपति होते वो 5-6 घर बना लेते हैं। तो इससे फर्क नहीं आता है। मोबाइल जैसे आपने मोबाइल सस्ते कर दी, अच्छी बात है, लेकिन आपने बढ़ाए भी तो थे साहब। और सबसे इसमें एक जो गौर करने वाली बात त्रिपाठी जी है, इसमें रोजगार को लेके कहीं कोई बहुत ठोस नीति नहीं बनाई गई। आपने कह दिया हम 70 लाख रोजगार देंगे, कैसे विश्वास कर लें? आप तो 2 करोड़ रोजगार भी देने वाले थे ना भैया, वो कहाँ है? और ये जीएसटी कलेक्शन की बात जो अंत में कही थी मेरे मित्र ने, उसका मैं जवाब दूं। जीएसटी कलेक्शन आपका क्यों बढ़ा है उसका भी एक कारण है। और बाकी मैंने सिर्फ जीएसटी में, मैं टोटल राजस्व आपका जो बढ़ा था उसके ऊपर बात कही थी। जीएसटी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, पिछला पूरा साल जो गया देश का कोविड काल में गया है।
और लोगों ने मजबूरी है, ये मास्क लेके मैं भी चलता हूँ पहन के, और 5-5 दिन में 4-4 5-5 बदलता हूँ। इस पर 18% जीएसटी लेते हो आप, 12% 18%, और सैनिटाइजर पे 12 और 18% जीएसटी लेते, इसलिए आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। लोगों ने ब्लैक में जाके रेमडेसिविर खरीदे अपनी जान बचाने के लिए, दवाइयां लोगों ने भर भर के खरीदी हैं, इसलिए आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। इस बात पर खुश मत होइए। ये मैं वही तो कहा था कि जिस तरह से मुगलों ने चमड़ी खींच खींच के कर वसूला है जनता से, ऐसे ही मोदी सरकार, निष्ठुर मोदी सरकार चमड़ी खींच खींच के, कि बेचारा आदमी मरने जा रहा, लोगों ने अपने गहने बेचकर अपना इलाज कराया। त्रिपाठी जी, मेरे खुद परिवार में देखें तो मेरे यहां भी मौतें हुई, हम खुद 4 लोग संक्रमित थे। तो ये मत कहिए जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। आप मुझे बताएं, आप मास्क पर कितना जीएसटी लेती है आपकी सरकार, सैनिटाइजर पर कितना, फेवी फ्लू पर कितना जीएसटी लेती है आप, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग थी कोरोना काल के दौरान, भैया उससे आपका जीएसटी बढ़ा। खुश मत होइए, ये आपका जीएसटी कलेक्शन उस समय ही बढ़ा था, इनकम टैक्स कलेक्शन, जब आपने नोटबंदी की थी, बड़े खुश हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, धड़ाम से गिरा था। मैं खुद एक रियल एस्टेट व्यापारी हूं साहब, जिस दिन नोटबंदी हुई थी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरे पास लगभग 13 लाख कैश था, मैंने उठा के अपने 2 करंट अकाउंट में जमा कर दिया, खत्म, और घोषित कर दिया उसको, जो टैक्स बना दे दिया, उसका अगली साल धंधा खत्म। तो ये एक आम आदमी, जो मैंने बताया, मैं तो बहुत छोटा व्यापारी हूं, ठीक है साहब, ये हर व्यक्ति का यही हुआ है। एक बार आपका कलेक्शन बढ़ गया ना, खुश मत होइए, एक बार रिटर्न बढ़ जाएगा, अगले महीने अगले साल फिर वही कहानी होती। उत्तर आने दीजिए, अब चूंकि समय भी कम है। जी शिवनानी साहब, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही। जेबा जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, अवनीश जी ने अलग अलग आरोप लगाए हैं। आपको अगर नहीं सुनाई पड़ा हो तो मैं आपको बताऊं कि क्या क्या आरोप लगाए हैं। सबसे ज्यादा तो कोरोना काल के दौरान मास्क और जो फेवी फ्लू इंजेक्शन है, रेमडेसिविर, फेवी फ्लू टैबलेट है। समझ गया, सुन लिया मैंने तो। जी मैं जवाब देता हूँ। ये पहले तो फेवी फ्लू और मास्क और सैनिटाइजर पर बात कर लूं। जी, अभी लगभग 6-8 महीने पहले एक कमेटी बनी, जब कोरोना की दूसरी लहर आई नहीं थी जी, और उसमें कई प्रतिनिधियों को लिया गया और उन्हें यही टास्क दिया गया था कि मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल से जुड़ी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे जीएसटी कम करने की जरूरत है जी, और मास्क पर, सैनिटाइजर पर, कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट पर जीएसटी को कम किया गया। अब या तो आपके यहाँ त्रिपाठी साहब ऐसी कोई व्यवस्था आ जाए कि कोई अगर गलत जानकारी दे तो कोई बीप बच जाए, नहीं तो मैं सुन रहा हूँ लगभग जानकारी साथी प्रवक्ता जो दे रहे हैं वो भ्रमित करने वाली दे रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से जवाब देता हूँ। इस पे कितना है मास्क और सैनिटाइजर पे? 5%। ये मुझे बताएं, ये सुनिए 2021 जनवरी में कितना था? दूसरी लहर जनवरी 2021 से, मैं खुद मार्च में संक्रमित हुआ था। हमारे कांग्रेस के बड़े नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी की मौत 2 अप्रैल को हुई थी कोरोना से। झूठ मत बोलिए आप। अवनीश जी, मैंने पहले ही नहीं सर, ये लेकिन इस तरह के आप कोविड में झूठे डेटा पेश कर रहे हैं 6-8 महीने पहले। अरे साहब, दूसरी लहर 1 जून 2021 को तो लॉकडाउन खत्म हो गया था मध्य प्रदेश की बात करूं। झूठ बोल रहे हैं। चले, इसमें बहस इसलिए मैंने पहले ही कहा था, आप भी सहमत होंगे, ऑन रिकॉर्ड 1 जून 2021 आपने सवाल खड़ा कर लिया, हो गया था प्रदेश। अरे अवनीश जी, मैंने अनुरोध कर लिया था कि आप जब बोलेंगे तो सर, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप वो भी बोलेंगे कि कोविड के मामले में झूठ बोलेंगे तो अगर वो बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं तो ये बहस का कोई मतलब नहीं है। तो अवनीश जी, आपने अपने पॉइंट रख दी कि भाई 2021 में कितनी थी जीएसटी, वो बता देंगे शिवनानी साहब। देखिए, जिस प्रकार से असंतुलित बयानबाजी कर रहे हैं, समझ में आ गया उनको कि उन्होंने गलत बयान किया है। आप देखिए ना सर, गूगल पे जनवरी 2021 में जीएसटी कितनी थी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सर, मैं क्या किताब लेकर के बैठा हूँ? जनवरी 2021 में रेट बताऊंगा मैं, ये बताएं। मैं यहाँ किताब लेके बैठा हूँ जनवरी 2021 में। पहले चुप हो जाएंगे तो फिर आप उस तरफ ले गए। ये बदतमीजी वाली बात मत करिए। नानी साहब, बजट पर बात चल रही है, अरे तो बजट से तो संबंध से आपने कहा ना जीएसटी सेल बढ़ा तो जीएसटी बढ़ा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सेल क्यों बढ़ा आपका, लिंक है उससे। अवनीश जी, मैंने पहले ही अनुरोध सर, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। अरे तो देखिए, आप जनता समझ रही होगी। आपने जीएसटी 2021 में कितना था मास्क पर, ही बताओ। जनवरी 2021 में कितना था? मैं यहाँ जज हूँ सर, ये यहाँ कोई मेरी तरफ से आप पूछे, जनवरी 2021 में जीएसटी कितना था मास्क पर? आप बता दीजिए कितना था। 12% था सर। चलिए, अब आपकी बात आ गई। अब उनके आपने बहुत सारे बिंदु रखे, जेबा जी ने बहुत सारे बिंदु रखे, उसको उत्तर तो देने दीजिए। उत्तर सही दे, गलत दे, या फिर बाद में बोल दीजिएगा ये गलत दिया है। जी शिवनानी साहब। देखिए, अगर जो लोग 10-10 मिनट तक झूठ बोलते हैं, उन्हें सच
सुनने की थोड़ी सी शक्ति होनी चाहिए। बीच में मत बोलिएगा। आप लोगों के सवाल मैं लिख करके एक एक चीज का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेसी कभी किसी के जवाब देते नहीं है। हमने दिया जीएसटी के ऊपर कमेटी बनी, आप बता दो 2021 जनवरी में कितना था जीएसटी? फिर बात आ गई। फिर बोलेंगे ये तो त्रिपाठी जी, मुझे अपना संयम खोना पड़ेगा। नहीं, चिमनानी साहब आप अपनी बात रखें। ये चौथी बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्हें प्लीज डाउन कर दीजिए। एक कमेटी जो बनी थी, थोड़ा सा गूगल में सर्च कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो पता चल जाएगा तारीख वाइज कि कहाँ पर जीएसटी के रेट कम हुए। अरे आप तो बता दो। आ रहा हूँ फिर से आप सबकी बातों पर। जेबा जी ने जो आरोप लगाया, जेबा जी ने जो आरोप, एक मिनट में पूछ रहा हूँ, फिर से बोलना शुरू कर दिया। बड़ी मतलब मेरी तरफ से आप पूछिए। अरे अवनीश जी, बहुत ही खराब बात खोलेंगे नहीं, आप बहुत ही खराब। नहीं, पूरी डिबेट नहीं तो जवाब दो ना चिमनानी जी। जनवरी 2021 में जीएसटी कितना था? चलिए हम पूछ लेंगे। आप सैनिटाइजर पर कितना था? इतने बड़े अर्थशास्त्री ने जवाब दो। अवनीश जी आप, अरे क्यों साहब सुन गए? आपको जवाब दो। आप बात घुमा रहे हो। अरे जवाब दो। आप बाकी अरे जवाब दो। अरे जी जवाब दो। अवनीश जी बाकी चैनलों से बहस को What was the GST slab in January 2020? Answer me this question. अवनीश जी, इंग्लिश बोलने से कोई नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि घुमा रहा हूँ, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। इंग्लिश बोलने से कोई ये नहीं सिद्ध होता है कि कौन ने पढ़ा है, कौन ने नहीं पढ़ा है, कितना कौन बुद्धिमान सवाल है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। जनवरी चलिए तो आप शांत रहेंगे, बोलने तो देंगे। ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अरे आप शांत रहेंगे, बोलने तो देंगे। आपने कहा झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने भी कहा आप झूठ बोल रहे हैं। सर मैं तो इस बहस को यही खत्म कर दें क्या? जी चिमनानी साहब, ये पूछ रहे हैं बार बार कि जनवरी 2000। मैंने बता दिया, उसका बार 3 बार जवाब दिया, चौथी बार दे रहा हूँ। 6 महीने पहले कमेटी बनी, उसके बाद रेट कम हुए। आप जाकर के चेक कर लीजिए। जनवरी की बात कर रहे हैं। रेट से बाहर आ जाइए आप। ठीक है, अभी आप चुप करके सुनिए। जी अब फिर बीच में मत बोलिए आप। जेबा जी ने 2-3 प्रश्न पूछे। एक फिर उन्होंने एमएसपी पे कहा कि एमएसपी पे कानून नहीं बना, एमएसपी पे खरीद नहीं होती। मुझे अजरत होता है, ये जो प्रोविजन है 2,37,000 करोड़ का, ये एमएसपी का ही है, ये सीधे किसानों को जाएगा। आप कहते हैं पेट्रोल और डीजल को आपने जीएसटी पर क्यों नहीं लाया? तो जीएसटी पे जो काउंसिल बनती है, हर प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं, और जीएसटी लगे पेट्रोल डीजल पर, इसका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस के ही राज्यों ने किया है। अब ये अगर अविनाश जी को नहीं मालूम है तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने ये तक कह दिया था कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, राज्यों का रेवेन्यू छिन जाएगा। तो देखिए, ये सब बातें आप भ्रमित ना करें। आपने कहा कि कॉर्पोरेट्स के लिए ये बजट है, उद्योगों के लिए ये बजट है। एक बात बताएं, 60,000 करोड़ रुपए का नल लगने वाला है गरीबों के घर में, तो वो उद्योगपतियों के घर में लगेगा क्या? 80 लाख लोगों का मकान बनने वाला है, 68,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, तो वो उद्योगपतियों के मकान बनेंगे क्या? मिडिल क्लास के लिए नहीं है। होंगे ना सर, कंप्लीट होंगे ना। हमने ही काम शुरू किया, गरीबों के लिए प्रोविजन नहीं। मिडिल क्लास के नहीं है वो 80 लाख सर। 68,000 का जो प्रोविजन है ना, 68,000 करोड़ का जी, वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके खुद के मकान नहीं है। ठीक है सर, तो ये उद्योगपतियों के लिए तो नहीं है ना प्रोविजन? नहीं, तो वो आप जो आदमी 10 लाख महीने साल का कमा रहा है, उसने मकान अगर नहीं बनाया है तो उसको भी मिलेगा क्या? प्रधानमंत्री आवास का जो क्राइटेरिया है वो टोटली गरीबों के हित को ध्यान में रख करके बनाया गया है, और ऐसे लोग आइडेंटिफाई होते हैं जिनका खुद का घर नहीं है, किराए के घर नहीं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। जी, तो वही ठीक है। मिडिल क्लास लोगों को भी इसमें 1-2.5 लाख रुपए का बेनिफिट है कुछ कंडीशंस के आधार पर, लेकिन ये गरीब और मध्यम वर्ग के लिए है। जो 10 लाख की कमाई करते हैं उनके लिए नहीं है। तो कॉर्पोरेट्स और उद्योगों को जो लाभ पहुंचाने का आप बार बार बताते हैं, तो ये सारी योजनाएं तो गरीबों के लिए, और भी ढेरों योजनाएं हैं इस बजट में बताया गया है, वो सारी गरीबों के लिए है। एक हमारे मिडिल क्लास के लिए बताइए ना चिमनानी साहब, एक आध मिडिल क्लास के लिए इस बजट के माध्यम से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है 7.5 लाख करोड़ रुपए का, दुनिया का हर अर्थशास्त्री ये बताएगा कि 100 मर्ज की एक ही दवा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे निवेश, उससे रोजगार, उससे क्रय शक्ति, उससे आय, ये 5 चीजें पूरी तरीके से बढ़ जाती है। हम सिर्फ बजट को इस तरीके से क्यों देखते हैं कि 500 रुपया या 1000 रुपया टैक्स में कम नहीं किया तो बजट अच्छा नहीं है? आपके जीवन स्तर में बदलाव आएगा, आपके सराउंडिंग की जो आधारभूत संरचना है वो बदलेंगी। 400 ट्रेनें चलेंगी तो आप ही उसमें सफर करेंगे।
तो बजट जो है वो हमारी जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, वो देश के समुचित विकास की है। एक समय आया जब हमने टैक्स में भी राहत दी, कोरोना में अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी बोझ पड़ा, उसके बाद भी इसका हमने जनता को प्रभाव नहीं पड़ने दिया है। वित्त मंत्री ने ये नहीं कहा कि हमको टैक्स बढ़ाना था, हमने नहीं बढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर आर्थिक बोझ है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता पर उसका नेगेटिव असर ना पड़े, उसका हमने प्रयास किया, इसलिए टैक्स हमने बढ़ाया नहीं। अब एक चीज और हमारे साथी कह रहे थे, मैं फिर कहूंगा, वो भ्रमित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपने बजट बढ़ा दिया तो आपने देश बेचा, पीएसयू बेची, इसलिए आपके पास इनकम और पैसा आया। अगर उनको बोलने का अवसर मिले तो मैं ये आंकड़ा जानना चाहूंगा कि कितना आंकड़ा 40 लाख करोड़ के बजट में किसी पीएसयू को बेचने से सरकार ले आ रही है। आपने तो पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूं सरकार कहां से पैसा ला रही है। 30% इनकम टैक्स से आ रहा है बजट का, 7% एक्साइज से आ रहा है, 16% ये 15% आ रहा है, 5% कस्टम से आ रहा है। ये इनकम टैक्स से 15%, इनकम टैक्स से 15%, कॉर्पोरेट टैक्स से 15%। पढ़ा नहीं है। अरे सुनिए ना, व्यक्तिगत ना करेंगे, फिर पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है। तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अपने पास रखो। इसको पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्या पढ़ा नहीं है? चिमनानी साहब बता तो पा नहीं रहे हो कि कितना था जीएसटी जनवरी में, अभी तक तो पता है 6 महीने की बात कर रहे हो। जितने पढ़े ये मत कहो, समझे नहीं दिया कि पढ़ा नहीं है। अपनी पढ़ाई लिखाई अपने पास रखो और सच बोलने का प्रयास करो। झूठ बोलते हो तुम, कितना विनिवेश से पैसा है? अरे झूठ बोल रहे हो आप। चलिए पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। कितना विनिवेश से पैसा आया? खुद पढ़ के आए ना, गूगल करने, पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, कर करके बोल रहे हो। चलिए तुम्हारी पढ़ाई कितनी समझ में आ रही है? त्रिपाठी जी मैं पूरा कर लूं। अरे जी चिमनानी साहब, ये बहस कहीं और जा रही है। पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, मैं पूरा कर लूं। लेकिन 10 बार बोल ये बहस कहीं और जा रही है। इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करें। ज्यादा पढ़ा लिखा समझे तुम? चले झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ तुम बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, निरंतर झूठ बोल रहे हो। बदतमीजी मत करिए, मैं जानकारी दे रहा हूँ। कम से कम अगली डिबेट में काम आएगी आपकी। अगली डिबेट में ठीक से अभी तक जवाब नहीं दिया आपने। पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है। अगली डिबेट में काम आएगा, मेरी बात। अरे पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना। अगली डिबेट में काम आएगा, मुझे नहीं चाहिए। सुनिए, अरे सुनिए, ज्ञान लीजिए। आप ये व्यक्तिगत मत बोलिए, पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है। अरे सुनिए तो बताइए ना, ये व्यक्तिगत मत बोलिए, पढ़ा नहीं है। चलिए, पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं, क्या कर रहे पढ़ा? 1 घंटे से मैं तो पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है। चलिए चिमनानी साहब, जवाब दीजिए ना। ये प्रोग्राम यहीं समाप्त कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहस कहीं और जा रही है। मोदी जी से एक और हमें पूरा अंतिम टिप्पणी लेनी थी, लेकिन समय आगे निकल गया है। मोदी जी, बहुत संक्षेप में कोई टिप्पणी देना चाहे तो दे सकते हैं। सर मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि ये जो बजट है वो आगे का विजन बताता है, जो अगले 5 से 10 वर्षों के लिए रचा गया है। बट स्टिल जो मिडिल क्लास जो बोल रहे हैं कि सिर्फ टैक्स कम कर देने से, सर एक्चुअली क्या है, आदमी का एक्सपेंडिचर बहुत हुआ है। अगर उसे थोड़ी सी राहत दे जाती तो उसको, मिडिल क्लास को भी ग्रो करने के, जिससे आप जो टैक्स ले रहे हैं ना, जो टोटल इनकम आ रही है उसमें 15% जो है वो इनकम टैक्स से आता है, और उस इनकम टैक्स पेयर को भी अगर कोई बेनिफिट नहीं मिले तो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के लिए ये बजट मिस है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विजन सही बताता है। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद चिमनानी साहब आपका, बुंदेला जी आपका, और जेबा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, विशेष टिप्पणी के लिए अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश का बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 साल की भयंकर आपदा के बीच ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवीय के लिए कई नए अवसर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि 22 का बजट अधिक बुनियादी ढांचा, ज्यादा निवेश, विकास और नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार के बजट को बकवास और आंकड़ों की बाजीगरी वाला बता रहा है। कई विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार हर वर्ग को छल रही है। खैर, पक्ष विपक्ष से इतर हमारे साथ जो आर्थिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने बजट के हर एक पहलू को आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि इससे आपकी काफी उलझनें सुलझी होंगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।